हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम क्विक समरी देखने वाले हैं कौन से चैप्टर की। इट इज द सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। सेल साइकिल कैसे चलती है, एक सेल में डिवीजन कैसे होता है, इसकी हम क्विक समरी इसके कंसेप्ट्स के देखेंगे और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और फिर करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। So the first thing about cell cycle is actually हम सेल साइकिल में देखते क्या है, सेल साइकिल होता क्या है। तो सेल साइकिल जो है ये सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था सर हॉवर्ड और पेलिक ने इन द ईयर 1953। नीट वाला पॉइंट जो पूछा जा सकता है कि पहली बार किसने डिस्कवर किया था, सर हॉवर्ड और सर पेलिक ने डिस्कवर किया था। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो सेल साइकिल में कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिनका मकसद क्या होता है, डिवीजन करना, जीनोम को कॉपी करना यानी कि रेप्लिकेट करना। जीनोम क्या है, वो क्रोमैटिन मटेरियल जो है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रख रहा है वही हमारा जीनोम है। सो देखो साइंटिफिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स, जिस द्वारा सेल जो है वो डुप्लीकेट कर जाए यानी कि रेप्लिकेट कर जाए इट्स जीनोम एंड सिंथेसाइजेस द अदर सेल कंटेंट, और अपने जीनोम से वो दूसरे सेल के कंटेंट्स भी बना ले और इस प्रोसेस से इवेंचुअली डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाए। तो उसे हम उसे हम किसका प्रोसेस मानते हैं, उसे हम मानते हैं सेल साइकिल का प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें एक प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है जो ये सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन में मदद करता है। उस प्रोटीन का नाम है प्रोटीन काइनेस। क्लियर, काइनेस प्रोटीन, दूसरा पॉइंट मिला। साइक्लिन्स भी प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं ये जो काइनेस प्रोटीन है इसको। देखो बॉडी में हर एक प्रोटीन जो है वो पूरे टाइम एक्टिव नहीं रहता, हर एक एंजाइम पूरे टाइम एक्टिव नहीं रहता। एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पर पेप्सिनोजेन बैठा रहता है जो HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर प्रोटीन का डाइजेशन करता है, उसको तोड़ देता है पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में। यही होता था। ऐसे ही इनएक्टिव फॉर्म में काइनेस भी रहता है, लेकिन काइनेस को सेल डिवीजन करने के लिए एक्टिवेट कौन कराता है, तो वो साइक्लिन प्रोटीन होता है जो एक्टिवेट कराता है। तीन बातें इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल जो है वो उसके बारे में सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, सेल साइकिल हमें मालूम है रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन, जिससे कि दूसरे दो नए डॉटर सेल्स बन जाएं, और उसके बाद इसमें इन्वॉल्व है प्रोटीन काइनेस, लेकिन काइनेस को एक्टिवेट किसने किया है, प्रोटीन साइक्लिन ने एक्टिवेट किया है। होप दिस इज क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट आता है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब अलग अलग फेजेस होते हैं सेल साइकिल में और होने भी चाहिए। एक बहुत मामूली सी बात है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप कर रहे हो सेल को डिवाइड, आपने क्लास 8th से सेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, फिर क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल विच नीड्स टू गेट रेप्लिकेटेड, विच नीड्स टू गेट डिवाइडेड टू फॉर्म टू डॉटर सेल। इन सारे स्ट्रक्चर्स से दो डॉटर सेल्स भी तो बनने हैं और उनमें भी ये सारे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, तो बहुत सारे फेजेस इन्वॉल्व रहते हैं। सेल साइकिल में दो इंपॉर्टेंट फेज हमको पढ़ने हैं, एक इंटरफेज है और दूसरा डिवाइडिंग फेज है। एक इंटरफेज, दूसरा डिवाइडिंग फेज। नाम से समझ में आता है इंटरफेज है जहां पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा होगा, जैसे कि इंटरवल होता है मूवी में, वैसा ही इंटरफेज होता है। और डिवाइडिंग फेज मतलब वो फेज जहां पर डिवाइड करने का, डुप्लीकेट करने का काम चल रहा होता है। ठीक, बोथ द फेजेस हैव सब स्टेजेस, इनके अपने अंदर भी सब स्टेजेस हैं, इनके और भी पार्ट्स हैं इनके स्टेजेस के। एंड द एवरेज ड्यूरेशन कितना चाहिए होता है, 24 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको ये मालूम होना चाहिए, पर अगर नहीं मालूम है तो दिक्कत है। बहुत बेसिक बात है, पूरे सेल साइकिल को कम से कम 24 आवर्स का टाइम चाहिए रहता है। नाउ डिवाइडिंग फेजेस लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। इंटरफेज जो है वो सबसे बड़ा फेज होता है, इंटरफेज 10 to 20 आवर्स तक होता है, लेकिन डिवाइडिंग फेज सिर्फ 1 घंटे का होता है। तो ये हो गई हमारी फेजेस ऑफ सेल की बात। ठीक है, सेल साइकिल में जो फेजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन जो होता है ये जैसे आप हो ना, जो आपका नेचर है ना, वही इस सेल डिवीजन का नेचर है। मतलब जैसे मैं आपको जब भी वेलकम करती हूँ सेशन में, तो मैं हमेशा बोलती हूँ वेलकम बैक डियर डायनामिक क्लास 11 स्टूडेंट्स और क्लास 12 स्टूडेंट। लेकिन इसी तरीके से क्या होता है, सेल डिवाइड जब करता है तो वो भी बहुत डायनामिकली डिवाइड करता है। हेडिंग डालिए, सेल डिवीजन। फाइन, तो अब जो ये सेल डिवीजन है
ये सेल डिवीजन आपके ही जैसा, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप डायनामिक स्टूडेंट्स हो, ऐसे ही ये सेल साइकिल जो है, ये सेल डिवीजन जो है, ये बहुत डायनामिक सा प्रोसेस है, काफी सारी एनर्जी इसमें इन्वॉल्व रहती है और बहुत काम का प्रोसेस है। काम के प्रोसेस से मेरा क्या मतलब है भाई, देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को जब आपने क्लास 12 में पहली बार रिप्रोडक्शन पढ़ा था, अब तो आप पूरा नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन जब पहली बार रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था कि लाइफ स्पैन क्या होता है, तो लाइफ स्पैन होता है बर्थ से लेके डेथ तक का टाइम। और वहीं पर आपने एक लाइन एनसीईआरटी में पढ़ी होगी कि जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज इमॉर्टल। तो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या चल रहा है, सेल डिवीजन चल रहा है। तो जब यूनिसेल्युलर में सेल डिवीजन होता है तो ये क्या करता है, इंक्रीज इन नंबर, ये सेल नंबर इंक्रीज करता है। तो सेल एक्चुअली नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, ठीक है, और इसी से इमॉर्टल बोला है ना, तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ भी इसी से बनी रहती है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ भी बनी रहती है इससे। लेकिन जब हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ये जो प्रोसेस चलता है सेल डिवीजन का, ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है ग्रोथ के लिए, ये हो रहा है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, एज वेल एज रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो मल्टी सेल्यूलर बॉडी में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे काम इन्वॉल्व हैं सेल डिवीजन को लेकर, लेकिन यूनिसेल्यूलर में काम कम होते हैं। अब जैसे मल्टी सेल्यूलर में मान लो कि कोई कहीं पर चोट लग गई, कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो भाई सेल को डिवाइड करके वहां नए सेल बनाने पड़ेंगे या फिर सेल को रिपेयर करना पड़ेगा। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल डिवीजन के अलग अलग काम होते हैं, जबकि यूनिसेल्यूलर की बॉडी में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहती है। क्लियर? इसके बाद सेल डिवीजन मैंने क्या बताया, एक डायनामिक बहुत एनर्जी वाला प्रोसेस है। तो दोनों चीजें मैं आपको समझा देती हूं, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। अगर हम यूनिसेल्यूलर की बात करें तो ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है यूनिसेल्यूलर बॉडी में, इनका कहना है फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। किस चीज के लिए, इंक्रीज इन नंबर के लिए और मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। ये मैं आपको बता चुकी हूं। नेक्स्ट है, अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, बहुत सारे सेल्स जिसकी बॉडी में प्रेजेंट है, वहां पर सेल डिवीजन का क्या रोल है, वहां जरूरत है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट, रिपेयर, रिप्रोडक्शन, सारी चीजें मैंने आपको बताई। सेल डिवीजन जब भी होगा तो 3 टाइप से होगा, 3 वेज होंगे, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर आपने प्रॉपरली सारी चीजें नहीं पढ़ी, आप एमाइटोसिस को मिस कर सकते थे। तो एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, और हर केस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा, और अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। कैरियन का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आई होप दिस मच इज क्लियर। डन? इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं एमाइटोसिस। एमाइटोसिस क्या होता है, इसको सबसे पहले रिमेक ने, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सर रिमेक इन द आरबीसी ऑफ चिकन एम्ब्रियो। चिकन के एम्ब्रियो में, आरबीसी में इन्होंने क्या देखा था, ये एमाइटोसिस का प्रोसेस। एमाइटोसिस इज नथिंग बट द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसा चलता है ना वैसा ही हमारा एमाइटोसिस होता है। मैंने क्या बोला, जैसे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी तरीके का। इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर्स इन, किस में होगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिजम्स में जिनकी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो इट अकर्स इन बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, डिसीज्ड सेल, ओल्ड सेल, मेमेलियन सेल, इन फीटल मेम्ब्रेन, हर जगह सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप तो ये समझ लो कि जहां एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लग गया वहां पर एमाइटोसिस लग गया। आई होप दिस इज क्लियर। डन? कहां पर प्रेजेंट है ये लिख लीजिए। अब बात आती है, जब भी इसमें डिवीजन होता है तो कोई स्पिंडल नहीं बनता। अब पूछा जा सकता है, देखो ऑप्शन में, ठीक है, एमाइटोसिस के दौरान कौन से स्टेप्स नहीं होते, तो कौन से नहीं होते, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता, एंड नो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम फॉर्मेशन, क्रोमोसोम भी फॉर्म नहीं होते। तो हमें दूसरा मिल गया, है ना। उसके बाद ड्यूरिंग एमाइटोसिस, जब न्यूक्लियस जो है सेल का वो इलोंगेट, आपको याद है
आपको याद है ये अमीबा का सेल था, इसमें ऐसे न्यूक्लियस इलोंगेट कर जाता था, और जब न्यूक्लियस इलोंगेट होता था तो बीच में से कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होता था, यानी कि नैरोइंग होती थी। पहले ऐसा सेल था, न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस क्या करेगा, पहले फ्लैट होगा डिवाइड होने के लिए, और सेल बीच में से कॉन्स्ट्रिक्ट करता जाएगा, ऐसे करके दो सेल्स बन जाएंगे। तो यही होता है, सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट हो जाता है और फिर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। देखो ये जो नैरोइंग होती है ना, इसको नैरोइंग नहीं बोलते हैं, टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन। constriction, the area from which the cell is going to divide. तो constriction हो जाता है which appears in the nucleus, gradually deepens and divides. अब देखो अभी ये कम दिख रहा है constriction, इसकी सेकेंड स्टेज में क्या होगा, इसकी सेकेंड स्टेज में ये ऐसा दिखने लगेगा constriction, तो अब ज्यादा नैरोइंग हो गई ना, और फिर बिल्कुल इसी पॉइंट से ये सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा और दोनों के अपने अपने न्यूक्लियस बन जाएंगे। खत्म कहानी, समझ में आ गई। दिस इज व्हाट एमाइटोसिस का प्रोसेस, जहां पर आपको पता होना चाहिए कि स्पिंडल नहीं बनेगा, एज वेल एज क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या, कॉन्स्ट्रिक्शन और फ्लैटन ऑफ न्यूक्लियस होके कॉन्स्ट्रिक्शन वाले एरिया में से सेल डिवाइड हो जाएगा। दैट्स इट, इसको लिख लीजिए, डन, ओके। नाउ कम्स द माइटोसिस। माइटोसिस को डिस्कवर करने वाले थे सर स्ट्रासबर्गर इन द ईयर 1870। कहां पर किया था, प्लांट सेल के अंदर किया था। आई होप आप ये वाली चीजें लिख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रासबर्ग सर ने 1870 में पहली बार प्लांट सेल में प्रोसेस बताया था माइटोसिस, और ये टर्म किसने दिया था। अब देखो आपसे गलती कहां होती है, डिस्कवर करने वाले कोई और थे, टर्म देने वाले बड़े फेमस सर फ्लेमिंग थे। सर फ्लेमिंग ने टर्म कॉइन किया था, दिया था 1882 में। 70 में उनने काम किया था, बता दिया था माइटोसिस, नाम इनने दिया था, कब, 12 साल, 82, ठीक है। माइटोसिस दो स्टेजेस में होता है, ऑब्वियसली क्या क्या वो स्टेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आई होप दिस इज क्लियर। दो स्टेजेस माइटोसिस में दिखती हैं, और नाम किसने दिया था, सर फ्लेमिंग ने, डिस्कवर किसने किया था, स्ट्रासबर्ग सर ने। 12 साल का डिफरेंस है दोनों में, 1870 1882, क्लियर, खत्म बात, ओके। आगे चलते हैं। अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो सब स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, देयर आर सब स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। क्या स्टेजेस होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो कि कैरियोकाइनेसिस के हमको स्टेजेस देखने हैं। पहला स्टेज देखते हैं प्रोफेज, ठीक है। अच्छा स्टेजेस क्या होंगे, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या बोला मैंने, पीमैट, सीक्वेंस मत भूलना, ऊपर नीचे मत करना। आप प्रोफेज के बाद टीलोफेज नहीं लिख सकते, पीमैट से ही याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। व्हाट डिड आई से, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इस प्रोफेज की। प्रोफेज क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। जब भी डिवीजन होगा तो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला फेज होता है प्रोफेज, जहां पर क्रोमोसोम्स की शॉर्टनिंग होती है। क्रोमोसोम का साइज पहले शॉर्टन हो जाता है और थिक हो जाता है बाय कॉइलिंग एंड फॉर्मिंग टाइटर पैकेजिंग ऑफ देयर कंपोनेंट। पहले क्या होता है, ऐसे आप ये समझ लो कि प्रोफेज जिसको बहुत टाइम लग रहा है उसमें क्रोमोसोम सिकुड़ जाएगा। जब क्रोमोसोम सिकुड़ेगा तो क्या होगा, शॉर्टन भी हो जाएगा और थिक भी हो जाएगा। तो बस वो सिकुड़ना मतलब कि पास पास आ जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंदर पिचक ही गया, मतलब उसने अपना एरिया क्या कर लिया, कंप्रेस कर लिया। कंप्रेस करेगा अपने एरिया को तो मोटा हो जाएगा, और मोटा हो जाएगा तो छोटा भी हो जाएगा। नाउ ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ क्रोमैटिड हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। क्रोमैटिड किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेज की। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो सेंट्रियोल्स मूव टू ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो उसमें जो सेंट्रियोल होता है ये दो ऑपोजिट पोल्स पर चला जाता है। एक पोल वो है, एक पोल नीचे है, तो एक सेंट्रोमियर क्या है, ऊपर सॉरी सेंट्रियोल जो है वो एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, दोनों ऑपोजिट पोल्स पे चले गए। शॉर्टर माइक्रोट्यूब्यूल मे बी सीन रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रियोल, दे आर कॉल्ड एस्टेरेसिस। अब ये क्या करेगा, अपने एस्टेरेसिस यानी कि शॉर्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरीके से फैलाएगा।
सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स किससे बन रहे हैं? सेंट्रियोल से बन रहे हैं। ये वाला स्ट्रक्चर आई होप आपको याद आ गया होगा, ठीक है, मैं किस चीज की बात कर रही हूं। अब हम बात करें अगर मेटाफेज की, तो इट इज मार्क्ड बाय कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है जिसमें न्यूक्लियस का मटेरियल होता है, मतलब मैं न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन की बात कर रही हूं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। 2 से 10 मिनट तक का इसको समय लगता है। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं किसके साथ? क्रोमोसोम के साथ, बाय देयर काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है? अगर ये हमारा क्रोमोसोम है, अच्छा नहीं बना है, 1 मिनट, अगर ये हमारा क्रोमोसोम है तो इसमें यहां पर एक रिंग है ना काइनेटोकोर, वहां से अटैच हो जाएगा कौन? हमारा स्पिंडल फाइबर। जो अभी फाइबर बने थे वो देखो अटैच हो गए, ठीक है। जब अटैच होंगे तो क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आ जाएंगे। अब इक्वेटर क्या है? अभी तो हमने बोला था ये पोल्स पर है। इक्वेटर बिल्कुल इसके सेंटर का पार्ट होगा, बिल्कुल इसके सेंटर का पार्ट इज दी इक्वेटर। अर्थ पे भी इक्वेटर पड़ी है, तो उस इक्वेटर पे ये सारे के सारे जमा हो जाएंगे और हम पढ़ रहे हैं मेटाफेज, तो मेटाफेज में बन जाएगी मेटाफेज प्लेट। क्या बन जाएगी? मेटाफेज प्लेट, जब ये इक्वेटर पे जमा होंगे, ठीक। टू द इक्वेटर द फिनोमिना इज कॉल्ड एज कांग्रेशन, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? कांग्रेशन कहते हैं। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी फिनोमिना पूछ लिया तो पता होना चाहिए। राइट इट डाउन, लिख लिया? ओके। नाउ द नेक्स्ट, एनाफेज में क्या होता है? ये बहुत रैपिड और लास्ट फॉर 2 to 3 मिनट। पहले 1 घंटे का फेज हुआ, फिर 2 से 10 मिनट का हुआ, फिर 2 से 3 मिनट का फेज है। यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर पुल दी डॉटर सेंट्रोमियर ऑपोजिट पोल्स पे। अभी क्या हुआ था? बीच में पकड़े हुए थे, मतलब अभी कुछ सिचुएशन ऐसी थी, हाँ देखो इसमें दिख रहा है, अभी कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि ये हमारा सेल है, ठीक। सेल में यहां पर इक्वेटर पर इस तरीके से, मैं 2 ही बना रही हूं, ज्यादा नहीं बना रही हूं, इक्वेटर पर थोड़ा ऊपर बना दिया मैंने, 1 मिनट, यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट है, क्या इस तरीके से प्रेजेंट है हमारे क्या? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के पास यहां पर प्रेजेंट था क्या? सेंट्रियोल। यहां पर प्रेजेंट था सेंट्रियोल। स्पिंडल फाइबर जुड़ने आए, स्पिंडल फाइबर इस तरीके से जुड़ गए, इस तरीके से जुड़ गए। अब क्या करेंगे? बस अब ये इसे खींचने वाले हैं, क्रोमोसोम को अलग करने वाले हैं, क्रोमैटिड्स को अलग करने वाले हैं। पुल्ड क्रोमोसोम बिकम वी शेप। जो पुल हो जाएगा क्रोमोसोम वो कैसा हो जाएगा? वी शेप का। ऑब्वियसली तुम खुद सोचो कि अगर ये मेरा क्रोमोसोम है जिसको मैं पुल कर रही हूं ऊपर से, तो ये वी शेप का नहीं हो जाएगा, ठीक है, वी शेप का दिखने लगेगा। डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर एज दे मूव फ्रॉम सेंटर ड्यूरिंग एनाफेज। ये क्या होते हैं? एक इनको डायरेक्शन मिल जाती है, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। डायरेक्शन कहां मिलती है? सेंटर में आ जाते हैं ड्यूरिंग एनाफेज। बात समझ में आ गई एनाफेज के बारे में। अब बात करते हैं टीलोफेज। तो टीलोफेज जो होता है इसमें क्रोमैटिड्स जो हैं दे रीच द पोल्स ऑफ द सेल, यानी कि ये जो पोल था जहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट थे, उस पोल पर कौन पहुंच गया है? क्रोमैटिड पहुंचा है। व्हाट इज क्रोमैटिड? ये हमारा क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम को जब मैं खोल दूंगी तो एक क्रोमैटिड एक क्रोमैटिड ये क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे स्पिंडल फाइबर से जुड़कर। तो ये हो गया हमारा स्पिंडल फाइबर, ये हो गया हमारा स्पिंडल फाइबर। इसके ऊपर क्या जुड़ गए हैं? इसके ऊपर जुड़ गए हैं एक एक क्रोमैटिड, इस तरीके से एक एक क्रोमैटिड जुड़ गया ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? क्रोमैटिड रीच पोल्स। और ये एक्चुअली मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया है। अगर मैं इसे बड़ा सेल बनाऊंगी तो ये एकदम कॉर्नर में एकदम ऊपर पोल्स की साइड दिखेंगे, मतलब ये पूरा यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया है, ये यहां इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे ही नीचे इकट्ठे हो जाएंगे तो पोल्स पर आ गए। नाउ स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट, सेंट्रियोल रेप्लिकेट। स्पिंडल फाइबर एक बार अगर क्रोमैटिड ऊपर आ गया, ठीक है, क्रोमैटिड ऊपर आ गया, स्पिंडल फाइबर वो धागा जिससे जुड़े हुए थे वो टूट गया। अब वो टूट गया तो कौन हवा में लटकता हुआ बच गया? सिर्फ क्रोमैटिड। अब ये क्रोमैटिड आगे तैयार है क्रोमोसोम फॉर्म करने के लिए। न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स अराउंड द क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि यहां पर क्रोमैटिड्स आ गए, यहां पर क्रोमैटिड्स आ गए, और यहां पर हमने कहां गया? वो सेंट्रियोल को रेप्लिकेट कर लिया था, तो सेंट्रियोल भी 2 बन गए, सेंट्रियोल भी 2 बन गए।
सेंट्रियोल भी 2 बन गए, सेंट्रियोल भी 2 बन गए। इस तरह यहां पर एक न्यूक्लियर एनवेलप भी बन जाएगी। मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा इसमें अंदर यहां। नाउ दीज टू आर रेडी विद 2 डिफरेंट न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियर एनवेलप reforms around chromosome, each pole and nucleoli, Golgi bodies, endoplasmic reticulum reappear, और वो जो सेल के ऑर्गेनेलीज थे वो भी वापस से आ जाते हैं। नाउ न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेलीज है, दिस इज रेडी टू बी अ कंप्लीट न्यू सेल। ये पूरा न्यू सेल बनाने के लिए क्या है, तैयार। तो ये ऐसे हो जाता है हमारा कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस। अगर हम मियोसिस पर जाएंगे तो मियोसिस टर्म दिया था सर फार्मर और मोरे ने। कब दिया था, 1905 में दिया था। इसमें 2 स्टेज प्रोसेस होता है जहां पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नए सेल्स बनाते हैं हैविंग हाफ द क्रोमोसोम नंबर। हाफ द क्रोमोसोम नंबर यानी कि वो बनाते हैं हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, एक चीज मैं बता देती हूँ, ये बताने से पहले ये मैं वापस से बता दूंगी। यहां पर जब न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो जाता है, जब सेल ऑर्गेनेली बन जाते हैं, तो फिर आपके दिमाग में शायद आ सकता था, जिन्होंने नहीं प्रॉपर्ली पढ़ा होगा, कभी हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए, मैम कैरियोकाइनेसिस तो पूरा हो गया, साइटोकाइनेसिस का क्या? अरे भाई, जब न्यूक्लियस आ गया, जब सेल ऑर्गेनेली आ गई तो फिर उसके पास क्या आ गया होगा, साइटोप्लाज्म भी आ गया होगा। जब सारी चीजें रीअकर हो गई, रीअपियर होने लगी, तभी साइटोप्लाज्म भी कलेक्ट हो जाएगा। नाउ दीज 2 आर डिफरेंट सेल्स, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। बात समझ गए ना, ये प्रोसेस पूरा। अब बात आती है मियोसिस की। मियोसिस को सबसे पहली बार फार्मर और मोरे सर ने दिया था। ये PYQ भी है नीट का, ठीक है, मोरे सर वाला जो है ये PYQ भी है नीट का। तो ये कब दिया था, 1905 में, 1905 में। ठीक, इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। रिप्रोड्यूस जब ऑर्गेनिज्म करता है तो जब उस समय कौन से रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। एसेक्सुअल की एमाइटोसिस में बात हो चुकी। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उस दौरान क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर ऑफ द ओरिजिनल सेल दस ब्रिंग अ रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, हाफ द क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम बचेगा। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ N बचेगा, हैप्लॉइड नंबर फॉर्म होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग में मियोसिस होता है। भाई ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हमने कई बार पढ़ा है। मैम ऐसा क्यों? भाई स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड, ओवम जो है वो हैप्लॉइड, दोनों मिल जाएंगे जब तो जाइगोट बनाएंगे ना। जाइगोट विल बी व्हाट, जाइगोट विल बी डिप्लॉइड। तो इसीलिए जो हैप्लॉइड नंबर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही बनते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, उनके गैमीट्स में। दिस इज अबाउट मियोसिस। ठीक, ये तो याद रहेगा, इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलती कर सकते हैं। अब रिडक्शन बिकम्स नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वही बात है जो मैं अभी आपको बता रही थी। क्यों है जरूरी कि रिडक्शनल डिवीजन हो? क्योंकि भाई आप खुद सोचो कि अगर ये स्पर्म था और अगर ये ओवम था और इनको मिलना था, तो भाई हाफ इसके पास था, हाफ इसके पास था। या मैं इसे हाफ ना बोलूं तो मैं ये बोलूं कि इसके पास एक सेट था, इसके पास एक सेट था और एक सेट इसके पास था। जब इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा तो वो 2 सेल की स्टेज बनेगी, तो वहां पर 2n हो जाएगा ना। तो ये इसीलिए हैप्लॉइड हुआ था और ये भी इसीलिए हैप्लॉइड हुआ था कि भाई हमें मिलना है और मिलकर के 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बनाना है। आप खुद सोचो, ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, है ना। अब आप सोचो अगर ऐसा होता कि ये हमारा स्पर्म है, ये ओवम है, यहां पर भी 2n क्रोमोसोम, यहां पर भी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जब ये मिल जाते और जाइगोट बनता तो वो क्या हो जाता, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम। कहां जाओगे भैया इतना सब लेके, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत उसकी थी, इसीलिए वहां पर हैप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस हुआ, मियोसिस का प्रोसेस हुआ। क्लियर, समझ में आ गया क्यों हुआ मियोसिस में हैप्लॉइड डिवीजन? क्योंकि भाई वहां पर फ्यूजन होना है, फर्टिलाइजेशन होना है और उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होना है तो 2 सेल्स के क्रोमोसोम नंबर तो मिलने ही थे। सो इट इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। देखो गैमीट बनाने के लिए ये जरूरी है। तो ये सब क्या है, ये दोनों, ये स्पर्म जो है, ये ओवम जो है, ऑल दीज आर गैमीट्स ओनली, नो। तो ये इसीलिए बना। एनिमल्स एंड स्पोर्स जैसे माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर में भी यही होता है। ये बात समझ में आ गई मियोसिस की?
ठीक है। अब मियोसिस में मियोसिस 1 की बात करते हैं, तो मियोसिस 1 को हेटेरोटाइपिक या फिर रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। हेटेरोटाइपिक या रिडक्शन डिवीजन, इसके स्टेजेस पढ़ते हैं तो पहले आता है प्रोफेज 1। ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट फेज होता है, जिसको 90% टोटल टाइम चाहिए। पूरी जो सेल साइकिल है उसका 90% टाइम इसको चाहिए। पूरा मियोसिस प्रोसेस यहां हो जाता है, इट इज सब डिवाइडेड, और फिर इसको भी सब डिवाइडेड किया जाता है। ठीक है, इसके भी अपने सब डिविजन्स होते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, आफ्टर दी स्टेज मेटाफेज 1 अकर एंड बाइवेलेंट गेट अरेंज अराउंड द इक्वेटर स्पिंडल अटैच्ड बाय द सेंट्रोमियर। जैसे ही हमारा प्रोफेज 1 खत्म होगा और मेटाफेज 1 चालू होगा, तो वहां पर भी सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे और सेंट्रोमियर भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एनाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर्स पुल्स दी होमोलोगस क्रोमोसोम टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। सॉरी, एक जैसे क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर एक तरफ पुल कर लेंगे। ठीक है, ये देखो एक बात समझो, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से होने लग जाएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में काम वही हो रहा है, सिर्फ वो जो डिवीजन हो रहा है सेल का वो थोड़ा सा चेंज्ड है। क्यों चेंज्ड है, उसे 2 बार होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार डिवाइड करता तो सिर्फ 1 सेट मतलब कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बना पाता, उसे दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो हैप्लॉइड सेल बना सके, बस ये डिफरेंस है। इसके बाद टीलोफेज में क्रोमैटिड यूजुअली अनकॉइल न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स एट ईच पोल, और यहां पर भी टीलोफेज 1 में वैसी ही चीजें होने वाली हैं कि भाई वापस से न्यूक्लियर पोर बन जाएगा, रिकॉइल हो जाएंगे, सॉरी अनकॉइल हो जाएंगे, मतलब कि खुल जाएंगे क्रोमैटिड्स, एंड क्लीवेज एनिमल सेल और सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस सिमिलर टू माइटोसिस। और फिर जो जैसा सेल डिवीजन होता है, जैसे कि सेल जब बनता है एनिमल सेल में, तो क्लीवेज पढ़ाया था आपको। क्लीवेज जो है वो क्या है, क्लीवेज होता है जब जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड करके 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, 8, 18, 32 सेल स्टेज, फिर बॉल ऑफ सेल मॉर्यूला, फिर एक कटोरी है बोल ऑफ सेल जो क्या कहलाती है, मॉर्यूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला में बनती थी 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और फिर ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाती थी। उसी वक्त हमारा प्रिमिटिव गट की ओपनिंग बन जाती थी। आप समझ रहे होंगे, अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ क्लीवेज। ठीक है, फिर से बताती हूँ। जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड कर, जाइगोट में 2 सेल थे, वो डिवाइड करता गया, नए सेल्स बनाता गया। तो पहले 4 सेल बने, 6 बने, 8 बने, 8 के बाद ऐसे करके 12, 18, 32 सेल बन गए, ऐसे पूरा एक बॉल ऑफ सेल बन गया। फिर एक कटोरी बन गई सेल की, फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसमें ओपनिंग हो। वो ओपनिंग क्या है, प्रिमिटिव गट, जो आगे जाके हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि गट बनाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस होती हैं ये क्या होती है, मॉर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला के बाद बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो क्या है, क्लीवेज। ठीक, नॉर्मली इंटरफेज इज नॉट सीन बिटवीन माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में कौन सा फेज देखने को नहीं मिलता है, दिस इज अ PYQ, ये एक PYQ है, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। अगर मान लो इंटरफेज आ भी गया तो DNA रेप्लिकेशन होगा नहीं। मान लो ये ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दिया कि अगर इसमें इंटरफेस होता, अब पहले तो पूछ लेंगे होता या नहीं होता, एक इजी क्वेश्चन, तो आप बोल दोगे भैया नहीं होता, पढ़ा है हमने। लेकिन अब मान लो बोल दिया कि अगर होगा, अगर इस प्रोसेस में माइटोटिक सेल डिवीजन के प्रोसेस में मान लीजिए कि क्या होने वाला है, इंटरफेज आने वाला है, तो उस इंटरफेज में क्या हो जाएगा, डिवीजन होगा, लेकिन DNA रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। सो देयर इज नो DNA रेप्लिकेशन। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज meiosis 2। meiosis 2 में क्या होता है, इट इज द सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर और क्रोमैटिड जो है वो क्या करेगा, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, सेपरेट कर जाएगा। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए meiosis 2। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं meiosis 2 की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि इनकी सब स्टेजेस क्या होती हैं, तो एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ। हमने ये meiosis पढ़ने से पहले क्या पढ़ा था, meiosis पढ़ने से पहले हमने माइटोसिस पढ़ा था। ठीक है, ये माइटोसिस में सिर्फ PMAT मिलते थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्लियर? ठीक, सिमिलरली जब हम आगे गए और हमने मियोसिस पढ़ा तो मियोसिस 2 पार्ट्स में हुई, मियोसिस 1, मियोसिस 2। फेजेस के नाम वही रहते हैं, सिर्फ क्रोमोसोम्स में बदलाव आता है। तो फेजेस मियोसिस 1 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1, 1, 1 लगा देना है, और मियोसिस 2 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 2, 2, 2 लगा देना है सबके आगे। इतनी बात तो समझ में आ गई, कुछ अलग से नाम नहीं है।
ठीक, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं मियोसिस 2 में क्या होगा। तो देखो मियोसिस 2 की सब स्टेजेस क्या होती हैं। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मियोसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 और मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 टीलोफेज 2 फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। हर बार मैं एक चीज बता देती हूं, ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप सीक्वेंस लिखते हो तो पहले आप पी मैट तो लिखते हो, पी मैट तो लिखते हो और इसके बाद लिखते हो साइटोकाइनेसिस। इसके बाद क्या लिखते हो, साइटोकाइनेसिस। तो ये जो पी मैट है ये क्या है, ये है कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस जहां पर होगा। कैरियोकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो हर बार याद रखना, कभी मान लो सीक्वेंस में पूछ लिया जाए कि ये जो हमारा सेल डिवीजन है इसके दौरान, सेल डिवीजन के दौरान क्या क्या स्टेजेस होती हैं और साइटोकाइनेसिस भी लिखा हो तो उसे गलत मार्क मत करना, साइटोकाइनेसिस सबसे आखिरी में हो जाता है। आप खुद सोचो, जब न्यूक्लियस बन गया, क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है, क्रोमोसोम्स के बाद सेल ऑर्गेनेलीज भी बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। जब इतनी सारी चीजें आ गई तो भाई साइटोप्लाज्म भी आ ही जाएगा। तो साइटोप्लाज्म सबसे आखिरी में डिवाइड होता है, उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। स्टेजेस मैंने आपको बता दिए, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होता है, न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर एंड क्रोमैटिड शॉर्टन एंड थिकन। अब वापस से क्या होना है, डिवाइड होना है। तो जो भी वहां पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर वो सब डिसअपीयर हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है भाई, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप मतलब बाहर की उसकी मेम्ब्रेन, छोटे छोटे अंदर न्यूक्लियोलाई प्रोटीन सिंथेसिस में जो काम कर रहे थे ये सब डिसअपीयर हो जाएंगे। एंड द क्रोमैटिड्स शॉर्टन, क्रोमैटिड्स छोटे हो जाएंगे। क्रोमैटिड्स कौन है, क्रोमैटिड्स कौन है, क्रोमैटिड्स ये क्रोमोसोम था, ठीक है, ये क्रोमोसोम था, इसको अगर मैं खोल दूंगी तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये क्रोमैटिड्स है। ये क्या है, क्रोमैटिड्स है, ठीक है। तो ये क्रोमैटिड्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। एंड सेंट्रियोल्स इफ प्रेजेंट मूव टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो वो कहां चले जाएंगे, ऑब्वियसली ऑपोजिट पोल पर। सेंट्रोमियर जो है वो कहां चला जाएगा, ऑपोजिट पोल पर। एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज 2, जब प्रोफेज 2 एंड होगा, सो देयर विल बी न्यू स्पिंडल फाइबर अपीयरिंग। वहां पर दोबारा से नया स्पिंडल फाइबर बन जाएगा। और जब स्पिंडल फाइबर बन जाएगा तो क्या होगा, वापस से वो क्रोमोसोम को इक्वेटर पे अरेंज करेगा, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। जैसे ही काइनेटोकोर से अटैच होगा तो क्या करेगा, क्रोमैटिड्स को ऊपर खींच लेगा। अब कुछ क्रोमैटिड्स ऊपर चले गए, ऑपोजिट पोल्स पर दोनों तरफ अरेंज हो गए, कुछ ऊपर कुछ नीचे। अब ये क्रोमैटिड्स क्या करेंगे, ये मैंने आपको क्विकली जल्दी से बता दिया, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा भी दूंगी। एक्चुअली क्या हुआ कि भाई स्पिंडल फाइबर बना, स्पिंडल फाइबर दोनों क्रोमोसोम्स ऐसे थे उनसे अटैच हुआ, अटैच होकर इसने स्पिंडल किसको अलग कर दिया, क्रोमैटिड्स को। क्रोमैटिड सेल में अलग अलग पोर पिन बन गए, उसके बाद स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाएगा। और ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये क्या करेंगे, ये वापस से सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म कर लेंगे तो पूरा क्रोमोसोम बन जाएगा, फिर न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगी, फिर बन जाएगी सेल ऑर्गेनेली। और सेल ऑर्गेनेली बनने के बाद साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, सेल ऊपर का कंप्लीट, नीचे का कंप्लीट। दैट इज हाउ द सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, ठीक है। इट इज ओनली अबाउट द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। तो प्रोफेज 2 में न्यू स्पिंडल फाइबर्स विल अपीयर, नए स्पिंडल फाइबर आपको अभी दिखने लगे, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा मैं स्पिंडल फाइबर यहां बना देती हूं, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, दीज आर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू द स्पिंडल ऑफ मियोसिस 1। जैसे मियोसिस 1 हुआ था उसके राइट एंगल पर आपको दिखने लगेंगे। क्रोमोसोम सेपरेटली लाइन अप कर लेंगे अराउंड द इक्वेटर, क्रोमोसोम इक्वेटर पर ही लाइन अप करते हैं। और कब करते हैं, हमेशा मेटाफेज वाली स्टेज में ही करते हैं, ठीक। क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन रो विद द अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल टू काइनेटोकोर। माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की ये यहां पर एक रिंग होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। सो दिस इज काइनेटोकोर, दिस इज काइनेटोकोर, ठीक है। तो वहां पर माइक्रोट्यूब्यूल मिल जाएगा एंड मेटाफेजिक प्लेट बन जाएगी। व्हाट इज मेटाफेजिक प्लेट, जब क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाएं सेल में, एकदम इक्वेटर में बीच में, तो उससे जो प्लेट बनती है दैट इज कंसिडर्ड एज मेटाफेजिक प्लेट। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि यहां पर देखो ये सेल है,
मेटाफेजिक प्लेट कैसी दिखती है? आई होप यू रिमेंबर, ये मेटाफेजिक प्लेट के लिए सेल है हमारा, सेल के अंदर चलो वो बना देते हैं। ये इक्वेटर सेंटर पोर्शन कौन सा है? अच्छा, सेंटर पोर्शन आपको कौन सा दिखता है? मुझे तो ये लगता है सेंटर, ठीक है। इस सेंटर वाले पोर्शन पर जमा हो जाएंगे क्रोमोसोम्स ऐसे, ये क्रोमोसोम्स ऐसे जमा हो जाएंगे, ठीक है, एकदम सेंटर में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। अब मेटाफेजिक प्लेट से ही ये क्रोमैटिड, अगर मैं एनलार्ज करके बनाऊं, अगर मैं इस क्रोमैटिड को, ध्यान से देखना, अगर मैं इस क्रोमैटिड को एनलार्ज कर दूं और फिर मैं आपको यहां बना के दिखाऊं तो ये कैसा दिखेगा आपको पता है? ये ऐसा दिखेगा, ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है। अब इसमें से जब ये हटेंगे तो कैसे हटेंगे? ये ऊपर वाला क्रोमैटिड अलग, ये नीचे वाला क्रोमैटिड अलग, ये ऊपर नीचे वाले क्रोमैटिड दूर दूर हो जाएंगे, एक पोल पर ये आ जाएंगे, एक पोल पर ये आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, और फिर ये यहां पर एक सेल बना लेंगे, ये यहां पर एक सेल बना लेंगे। बात समझे? मेटाफेजिक प्लेट का काम समझ आ गया? अभी मेटाफेज 2 में कहां तक पहुंचे, कौन सी स्टेज तक? मेटाफेजिक स्टेज पर, मतलब यहां पर पहुंचे। अब इसके बाद वाला प्रोसेस बाद में होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बताए मेटाफेजिक 2 के बाद, इसी तरीके से देखो यहां पर ये लिखा हुआ है मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2 और फिर टीलोफेज 2। एनाफेज 2 में कौन सी वाली स्टेज आएगी? एनाफेज 2 में ये वाली स्टेज आएगी, एनाफेज में ये वाली स्टेज आएगी, ठीक है। एक्चुअली ये जो क्रोमैटिड्स हैं, ये क्रोमैटिड्स जब ऑपोजिट पोल पर जाते हैं, मैं यहां पर इसको बना देती हूं, मैं यहां इसको बना देती हूं कि एनाफेज 2 में क्या होगा? एनाफेज 2 में ऐसा होगा कि ये हमारा वो था, सेल था, इस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स आपको कहां अरेंज मिल जाएंगे? क्रोमैटिड्स कहना चाहिए, क्रोमोसोम्स यहां अटैच हो जाएंगे, क्रोमोसोम यहां अटैच हो जाएंगे, क्रोमैटिड्स यहां अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम तो खुल गया था ना, तो खुल गया तो एक क्रोमैटिड ऊपर एक क्रोमैटिड नीचे, ऐसा हर क्रोमोसोम के साथ हुआ। तो क्रोमैटिड ऊपर आ गए, यहां पर सेंट्रियोल थे, तो सेंट्रियोल क्या कर लेंगे? एक और कॉपी बना लेंगे। इसके बाद जो इनसे जुड़े हुए स्पिंडल फाइबर थे वो डिसअपियर हो जाएंगे, तो ये एक पोल पर आ गए और ये एक पोल पर आ गए, ठीक है। पी मैट प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज तक पहुंच गए। अब टीलोफेज में क्या होगा? इसको भी मैं क्लियरली बना देती हूं। टीलोफेज 2 में, ठीक है, ये टीलोफेज 2 में क्रोमोसोम्स यहां पर बन जाएंगे, क्रोमोसोम यहां पर बन जाएंगे, दोनों तरफ ऐसे क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। फिर इसके पास यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज बन जाएंगी इस तरीके से, इसके पास भी यहाँ पर सेल ऑर्गेनेली बन जाएंगी। साइटोकाइनेसिस इसके बाद होगा, और यहाँ पर ये जब सेल ऑर्गेनेली और न्यूक्लियर मटेरियल बन गया, ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है ये किस में एनक्लोज हो जाएगी? ये न्यूक्लियर एनवेलप में एनक्लोज हो जाएगी, ये न्यूक्लियर एनवेलप में एनक्लोज हो जाएगी। इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तब हम कहेंगे कंप्लीट सेल डिवीजन हो गया है। तो हमने कितनी चीजें पढ़ ली? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 तक मैंने आपको बता दिया क्या क्या होगा, ठीक है। मैं एक बार और सीक्वेंस में रिवाइज कर देती हूँ। प्रोफेज, सेंट्रोमियर ऑपोजिट पोल पे गया, ठीक, स्पिंडल्स बनने लगेंगे। मेटाफेज, पी मैट, ध्यान रखना मैंने क्या बताया है? पी मैट, ठीक। प्रोफेज मैंने बता दिया। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, क्रोमोसोम सारे इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा? अलग हो जाएंगे क्रोमैटिड्स अलग होकर ऑपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। टीलोफेज में क्या होगा? जो क्रोमैटिड्स अलग हुए हैं वो अपनी कॉपी बनाएंगे, तो पूरा पूरा क्रोमोसोम बना, उसके साथ सेल ऑर्गेनेलीज बनी, उसके साथ जो क्रोमैटिन मटेरियल बना है उसके आसपास न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाएगी। दोनों साइड हो रहा है, दोनों पोल्स पर ध्यान रखना। तो न्यूक्लियर पोल डेवलप हो गई, न्यूक्लियर एनवेलप। अब इसके बाहर क्या जुड़ने लगेगा? एक मेम्ब्रेन बनने लगेगी। लेटर ऑन जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? एक सेल ऊपर मिल जाएगा, एक सेल नीचे मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस में फेज 2 जो होता है,
ठीक है, डन। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे टर्म्स देखेंगे जो सेल साइकिल से रिलेटेड हैं, विच आर रिलेटेड टू सेल साइकिल। पहला टर्म क्या बोलता है? पहला टर्म बोलता है माइटोटिक पॉइजन। अब इसे पॉइजन अगर कह रहे हैं तो इसने कुछ तो गड़बड़ फैलाई होगी, और वो क्या थी? ये अगर माइटोटिक सेल डिवीजन को रोक दे, इनहिबिट कर दे, तो इसे कहते हैं माइटोटिक पॉइजन। देखो, दीज आर दी सब्सटेंस दैट इनहिबिट माइटोसिस। जो माइटोसिस सेल डिवीजन को रोक रहा है वो है माइटोटिक पॉइजन। एग्जाम्पल है कोल्चिसिन, कैलोन्स, साइनाइड्स, अजाइड्स। ठीक, इसके बाद ये क्या करते हैं? ये सारे के सारे इनहिबिट करते हैं माइटोसिस को। तो क्या हमें इसको लिखना है, याद करना है मैडम? हाँ, करना है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कोल्चिसिन लिखो, कैलोन्स लिखो, साइनाइड्स लिखो, अजाइड्स लिखो। ठीक, इसके बाद बात आती है फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है? एक पार्ट होता है स्पिंडल अपैरेटस का। वो जो स्पिंडल बन रहे थे, इट इज अ पार्ट ऑफ स्पिंडल दैट विच इंटर डिजिटेटेड अरे टू माइक्रोट्यूब्यूल एट द इक्वेटर, जो इक्वेटर पे अरेंज करवा के माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ जाएगा। ठीक है, उसको मतलब इट इज अ, आप ये याद रखो, इट इज अ पार्ट ऑफ स्पिंडल अपैरेटस। स्पिंडल अपैरेटस क्या था? यहां पर सेंट्रोमियर था, इससे स्पिंडल्स ऐसे निकल के आ रहे थे, बस इसी का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है एंडोमाइटोसिस। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि फ्रैगमोप्लास्ट कहाँ पूछा जाएगा? देखो, सेपरेटली पूछना तो मुश्किल है, लेकिन किसी ऑप्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वहां पर पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। इतना याद रखना कि ये स्पिंडल अपैरेटस का एक हिस्सा है। ठीक है, एंडोमाइटोसिस क्या होता है? एंडोड्यूप्लीकेशन। एंडोमाइटोसिस इज एंडोड्यूप्लीकेशन, जहां पर क्रोमोसोम्स का ड्यूप्लीकेशन हो रहा है, मतलब फोटोकॉपी बन रही है क्रोमोसोम की विदाउट करस्पॉन्डिंग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्रोमोसोम की कॉपी तो बन रही है, पूरा न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा। क्रोमोसोम की कॉपी बन रही है, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा, तभी तो एंडोमाइटोसिस बोला है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, माइटोसिस सेल डिवीजन अभी पढ़ाया है, तो मतलब ऐसा सेल डिवीजन जो अंदर हो रहा है, किसके? न्यूक्लियस के ही, पर न्यूक्लियस पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंडोमाइटोसिस या फिर एंडोड्यूप्लीकेशन। ड्यूप्लीकेट होना मतलब क्या होता है? कॉपी बनाना। तो ये तीनों वर्ड याद रहेंगे। पहला माइटोटिक पॉइजन, दूसरा फ्रैगमोप्लास्ट, तीसरा एंडोमाइटोसिस। क्लियर? डन। नेक्स्ट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। हमारा फोर्थ वर्ड क्या है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर गया, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई थी, मतलब कि फ्रीली न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है और साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं कर रहा, तो हमने क्या बोल दिया? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इट गिव्स राइज टू मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अब ऐसी कंडीशन, मान लो ये एक सेल है, इस सेल में क्या हो रहा है? ये न्यूक्लियस था, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा और न्यूक्लियस इसके अंदर डिवाइड होता जा रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मल्टी न्यूक्लिएट सेल बन जाएगा ना, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी। ठीक, इसके बाद आता है इंटरन्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन। इंटरन्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे फंजाई है, तो बहुत बार फंजाई में, एल्गे में, अमीबा में, इन सब में न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट डीजनरेट। न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियस के बाहर वो जो मेम्ब्रेन होती है वो टूटती नहीं है, वो डीजनरेट नहीं होती और पोलर पोर्स में अपीयर, लेकिन पोर्स पोलरली दिखने लगते हैं। तो इंटरनल स्पिंडल जो रहता है उसे हम कहते हैं इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल। अंदर जो स्पिंडल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल इज फॉर्म्ड व्हिच हेल्प्स इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अभी इससे पहले भी हमने बहुत बार देखा कि न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा था, तभी सारा सेल बनेगा, तो बस ये भी इक्वल हिस्सों में सेल को न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट टर्म, अच्छा इसे पहले आप लिख लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट टर्म है डीनोमाइटोसिस। डीनोमाइटोसिस
माइटोसिस। आपको डीनो से याद आ गया होगा कि हमने पढ़ा था डीनोफ्लैजिलेट। तो डीनोफ्लैजिलेट के पास होता है कंडेंस्ड क्रोमोसोम इवन इन इंटरफेज। इंटरफेज जो होता है उस समय भी डीनोफ्लैजिलेट्स में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। एंड देयर न्यूक्लियस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोकैरियन बोलते हैं। इनके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, मीजोकैरियन बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस परसिस्ट ड्यूरिंग माइटोसिस। और जो न्यूक्लियस की बाहर की मेम्ब्रेन है और छोटे छोटे न्यूक्लियोलस है वो तब भी प्रेजेंट रहते हैं जब माइटोसिस चल रहा होता है। एंड इंटरन्यूक्लियर स्पिंडल इज नॉट फॉर्म। और ये जो इंटरन्यूक्लियर स्पिंडल है ना वो नहीं बनता, सो दैट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म। इसके बाद आता है इंस्टेड, अगर ये नहीं हुआ तो इसकी जगह क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक चैनल डेवलप हो जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म के चैनल्स बन जाते हैं इन द न्यूक्लियस टू हेल्प इन पैसेज ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम टू टू एंड्स अलोंग द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप में वो जो साइटोप्लाज्म वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्रोमोसोम्स को दो ऑपोजिट पोल्स में पहुंचा देगा। यही होता है डीनोमाइटोसिस। जहां पर डीनोमाइटोसिस में आपको मीजोकैरियन याद रखना है। पूछा जा सकता है कि भाई डीनोफ्लैजिलेट्स जो हैं उनके पास कैसा कैरियन, कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आइडेंटिफाई करो, तो ऑप्शन में आपको मीजोकैरियन मिलेगा। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ये नीट वाला पॉइंट है, नोट करिए इसको। ठीक है, नोट इट डाउन। Done? Okay, good. Now, so we are done with the quick summary हमने देखी इस चैप्टर की। कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे अपार्ट फ्रॉम चैप्टर जो पूछे जा सकते हैं। 5 पॉइंट्स हमने वहां पर पढ़े हैं, वो वाली बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बारी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, आपके पूरा जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए जरूरी है। तो जल्दी से अपना पेन पेपर कॉपी लेके तैयार हो जाइए। एक बार अपने नोट्स को पलट के देखना है, देख लीजिए, और फिर हम बिल्कुल क्लीनली, बिल्कुल सिंसियरली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। I'll give you a moment, be ready for solving the questions. Okay, so let's see the first question. First question says, which is the shortest phase in cell cycle? पूरी सेल साइकिल में सबसे छोटा फेज कौन सा होता है? तो सबसे छोटा फेज पूरी सेल साइकिल में होता है एम फेज। कौन सा होता है? एम फेज। ठीक है, पूरी सेल साइकिल का सबसे छोटा फेज होता है एम फेज। ऑप्शंस देखिए, G1 फेज नहीं, G2 फेज नहीं, S फेज नहीं, राइट आंसर इज एम फेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टिक कर लिया? डन? ओके, ये क्वेश्चन तो सभी का सही बन गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन टेक्स प्लेस इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल? आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है ये कौन से फेज में बनते हैं सेल साइकिल में? तो ये बनते हैं G1 फेज में एंड G2 फेज में। G1 फेज में और G2 फेज में। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, एस फेज नहीं, एम फेज नहीं, ये G1 है और G2 है, ये G1 है और G2 है एंड ये सही है। नेक्स्ट है, ये वाला तो नहीं होगा, नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। तो अरे गलत मार्क कर दिया। ये जो है ये सही है, नेक्स्ट वाला नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है G1 और G2 फेज में, G1 और G2 फेज में। क्लियर? नोट कर लिया? डन? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन यूकैरियोटिक सेल? एक यूकैरियोटिक, वो व्यवस्थित सा सेल जिसके अंदर सारी चीजें मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, उस सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो कब बनते हैं? व्हेन आर दीज प्रोटीन सिंथेसाइज्ड? ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये बनते हैं हमेशा एस फेज के टाइम पर। ये कब बनते हैं? एस फेज में बनते हैं। ऑप्शंस देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं ड्यूरिंग प्रोफेज, प्रोफेज नहीं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग टीलोफेज, तो टीलोफेज नहीं। फिर है ड्यूरिंग एस फेज, यस, एंड ड्यूरिंग G2 स्टेज ऑफ प्रोफेज भी नहीं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। सही आंसर मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टन स्पीशीज ऑफ एनिमल हैज, एक कोई स्पीशीज है एनिमल की जिसके पास 6 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए डू द न्यूक्लियाई ऑफ दिस एनिमल ऑफ दीज एनिमल्स हैव ड्यूरिंग G2 फेज. तो G2 फेज में इसके पास कितने डीएनए प्रेजेंट होंगे? अगर 6 पेयर हैं, 6 पेयर हैं किस चीज के? हमारे क्रोमोसोम्स के. क्रोमोसोम्स के 6 पेयर हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 12. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 12. और जब G2 फेज आएगा तो उस टाइम पर क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा. रेप्लिकेशन होगा तो इसके अंदर कितने वो बन जाएंगे डीएनए? तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद बन जाएंगे 24. तो कितने प्रेजेंट होंगे? 24. ऑप्शंस देखिए, 12 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 6 नहीं होगा. राइट ऑप्शन इज 24. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मार्क कर लिया? गुड. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डीएनए कंटेंट ऑफ सेल इज मेजर्ड इन द G2 फेज. दिस इज G2. ठीक है, ये क्या है? G2 फेज. तो डीएनए कंटेंट जो आपने सेल का मेजर किया वो आपने G2 फेज में किया था मियोसिस 1 के बाद. तो डीएनए कंटेंट ऑफ वन ऑफ द सेल्स प्रोड्यूस्ड इज, उस समय डीएनए कंटेंट जो एक सेल का प्रोड्यूस हुआ वो कितना होगा? ठीक है, तो इस समय पर जहां अभी किसकी बात हो रही है? डीएनए कंटेंट ऑफ सेल जो मेजर किया आपने G2 में, उसका छोड़ दिया. फिर मियोसिस 1 के बाद डीएनए कंटेंट ऑफ वन सेल प्रोड्यूस कितना होगा? मियोसिस 1 के बाद जो डीएनए प्रोड्यूस हुआ है, जो डीएनए प्रोड्यूस हुआ है वो कितना होगा? तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हाफ ऑफ दैट विच वॉज प्रेजेंट इन G2 सेल. वो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. क्लियर? ऑप्शंस देखिए, इक्वल टू दैट ऑफ G2 सेल, G2 से इक्वल नहीं होगा. ट्वाइस हो गया क्या? ट्वाइस भी नहीं होगा. हाफ हो गया क्या? यस डेफिनेटली हाफ होगा. और 1/4 होगा क्या? 1/4 भी नहीं होगा. सो राइट ऑप्शन इज व्हाट? ऑप्शन सी फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग दे आर लाइकली टू बी एट. जो सेल्स डिवाइड ही नहीं कर रहे, विच आर नॉट डिवाइडिंग, यानी कि सेल डिवीजन इनका रुका हुआ है. तो सेल डिवीजन किस फेज में रुकता है? G0 फेज में रुकता है सेल डिवीजन. कौन से फेज में रुकता है? G0 फेज में. ऑप्शंस देखिए, G1 फेज नहीं, G2 फेज नहीं, G0 फेज, S फेज नहीं. सो सही जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया? ऑप्शन सी for this particular question. Done? Okay. Now see the next question. Next question is during mitosis. जब mitosis cell division हुआ, endoplasmic reticulum, nucleolus begin to disappear. किस समय ये सब कुछ डिसअपियर होने लगते हैं वो हमें बताना है. लेट प्रोफेज में होते हैं? लेट प्रोफेज में नहीं होते. अर्ली मेटाफेज में होते हैं? नहीं. लेट मेटाफेज में नहीं. अर्ली प्रोफेज में होते हैं? हाँ बिल्कुल. जब अर्ली प्रोफेज आएगा तभी ये डिसअपियर होंगे, तब तो भाई सेल तैयार होगा कैरियोकाइनेसिस आगे प्रोसेस बढ़ाने के लिए. तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर. क्लियर? ओके. नाउ So now we are ready for solving the previous year questions. आप एक बार अपना पेन पेपर पेंसिल लेकर जो भी आपको अगर देखना है कोई कंसेप्ट जहां आपको लग रहा है आप वी को एक बार रिवाइज करो. आप उसके बाद हम चालू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. फाइन. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन. जब सेल ग्रो हो रहा होता है तो उस समय डीएनए सिंथेसिस जो है वो कहां पर होती है? कब होती है? तो डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दी एस फेज. कहां पर होता है डीएनए सिंथेसिस? एस फेज में. ये क्वेश्चन 2016 में नीट में पूछा गया था. ऑप्शंस देखिए, एस फेज यस इट इज, जी फेज G1 नहीं, G2 नहीं, एम फेज नहीं. तो एक्चुअली जो हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है जब सेल ग्रोथ चल रही होती है तो डीएनए सिंथेसिस होता है हमारा एस फेज में. और एस फेज में एस का मतलब ही था सिंथेसिस फेज. तो सिंथेसिस किस चीज का? डीएनए का सिंथेसिस हो जाएगा. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में से दिए गए इवेंट में से कौन से इवेंट्स होते हैं? ये क्वेश्चन 2014 का है.
देखिए अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, जब एस फेज चल रहा है तो अभी अपन ने देखा क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन, तो ऑब्वियसली डीएनए डबल हो जाएगा सेल में, ये सही है। नेक्स्ट देखिए अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, क्या अमाउंट ऑफ डीएनए हर सेल में इक्वल है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि डबल हो गया। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, नहीं डीएनए डबल हुआ है, जैसे वहां पर अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 12 अगर क्रोमोसोम्स थे तो डीएनए 24 हो गए थे, बस वही बात तो है। और अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल, नहीं ये भी नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, amount of DNA doubles in each cell, this is the correct option. Clear? Okay. Now see the next question. Next question क्या कहता है, during which phase of cell cycle, कौन से cell cycle के phase में amount of DNA in cell remains same, amount of DNA cell में एक जैसा ही रहता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। At 4C level in the initial amount is denoted to 2C, initial amount जो है 4C पे जो लग रही थी अब वो 2C तक आ गई है, तो ऐसा किस फेज में होता है, तो ऐसा क्या G0 G1 फेज में होता है, नहीं होता। क्या G2 एंड S फेज में होता है, नहीं होता। ऑप्शन सी इज ओनली G2, G2 में ही होता है और G2 और M में नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है व्हेन सेल हैज स्टॉप्ड भी बोल सकते हैं या फिर हॉल्ट भी बोल सकते हैं, जब डीएनए का रेप्लिकेशन रुक गया है, विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड, कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवली डोमिनेट हुआ होगा। ये 2016 का क्वेश्चन है। आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप मुझे सोच के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी पढ़ा है। नाउ सी दी आंसर, देखो आपने होपफुली आंसर लिख लिया होगा। तो ऐसा कौन सा फेज है जहां पर जाकर डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है, तो ऐसा फेज होता है, ऐसा फेज होता है G1 और S फेज। कौन सा फेज होता है, G1 और S फेज। ऑप्शंस देखिए, GS, G2M, G2M नहीं होगा, M नहीं होगा, G2M और M नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन इज G एंड S फेज। क्लियर, ओके। नाउ ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल, कौन सा फीचर नहीं देखा जाता है जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा होता है सोमैटिक सेल यानी कि बॉडी के सारे सेल्स में एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक, तो सोमैटिक सेल में कौन सी चीज नहीं देखी जाती है, तो वो है सिनेप्सिस, नहीं देखा जाता, सिनेप्सिस देखने को नहीं मिलता। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ऑप्शंस देखिए, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस नहीं होता, क्रोमोसोम मूवमेंट भी नहीं होता, सिनेप्सिस है, हाँ बिल्कुल सिनेप्सिस होता है, और स्पिंडल फाइबर भी नहीं होता। तो सिनेप्सिस देखा जाता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टू दिस आंसर। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। Clear? Now see the next question. Next question is in meiosis crossing over is initiated by, जब meiosis होता है तो crossing over किसके थ्रू होती है, crossing over होती है, crossing over कराने वाला होता है पैकाइटिन। कौन होता है, पैकाइटिन। ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकाटिन is the right answer. Option D is the correct answer to this particular question. ये question 2016 में ही पूछा गया था। Clear? Okay. Now see the next question. Next question is the stage during which separation of paired homologous chromosome begin is. ऐसा कौन सा समय होता है जब separation of paired chromosome हो जाता है। किसकी बात चल रही है, paired chromosome की बात चल रही है। तो paired chromosome का separation कब होता है, जब होती है डिप्लोटीन की स्टेज, जब होती है डिप्लोटीन की स्टेज। ऑप्शंस देखिए, डाइकाइनेसिस नहीं, डिप्लोटीन यस, पैकाइटिन नहीं, अभी अपन ने पैकाइटिन देख लिया, जाइगोटीन नहीं। दिस इज हाउ दीज कंसेप्ट्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड। तो सही आंसर इसके लिए क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया था नीट एग्जाम में। डन, ओके। सो नाउ वी आर डन विद द summary of this chapter and we are done with the most expected important questions as well as the previous year questions. आपको ये सारे रिवाइज करने को कहाँ मिलेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जिसका नाम है www.magnetbrains.com। टाइप करिए तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा
इस पेज के ऊपर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है, जहां पर आप नीट वाला कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पर जाकर नीट पर क्लिक करिए, वॉच नाउ पर। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा जहां पूरी डिस्क्रिप्शन है और यहां पर नीट रिलेटेड क्रैश कोर्स या समरी वाले सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। आप उसे आसानी से प्ले करके इस तरह देख सकते हैं। आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो सिर्फ लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर जरूर करना है। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही हैं, तो आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठ के पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।